ट्वेल्थ क्लास। आज अपना नया लेसन ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, यानी एक ऐसा पाठ जिसमें आपको लिटरेचर यानी साहित्य किस प्रकार पढ़ना चाहिए, उसके रिलेशन में, उसके संदर्भ में अपने लेखक लेफ़केडियो हर्न जो हैं, लेफ़केडियो हर्न वो हमें बताएंगे कि जब आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो किस प्रकार आपको पढ़ना चाहिए। यानी आप एक तरीके से कह सकते हैं इस पाठ में वो आपको रीडिंग कि पढ़ना कैसे चाहिए इसके बारे में बताएंगे। और बहुत ही शानदार पाठ है ये। यानी वो इस पाठ में आपको कम से कम इतना ज़रूर सिखा देंगे कि आपकी जो रीडिंग है, आपका जो अध्ययन है, वो किस प्रकार होना चाहिए। सिर्फ टाइम पास के लिए होना चाहिए, या फिर कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए होना चाहिए, या फिर उसका कोई ख़ास तरीका होना चाहिए। इस पे वो चर्चा करेंगे। हम 5 पैराग्राफ में इस पूरे पाठ को समेटे हैं, क्योंकि हम समरी की बात कर रहे हैं विद की नोट्स, कुछ प्रमुख बिंदु निकाल के। तो वो जो 5 पैराग्राफ में जिनमें इस पाठ को हमने समेटा है, पाठ वैसे 2 ही पेज का आप सब जानते हैं, बहुत सरल छोटा सा पाठ है, लेकिन उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। शुरुआत में उन्होंने कहा है, यानी लेफ़केडियो हर्न ने कहा है, कॉमन मैन, यानी एक जो सामान्य आदमी है, आप कह सकते हैं कि एक कॉमन पर्सन, एक सामान्य व्यक्ति, डजेंट नो, एक सामान्य व्यक्ति नहीं जानता हाउ टू रीड बुक्स। ये बात सही है। एक सामान्य व्यक्ति को पता ही नहीं है कि किताबें कैसे पढ़ी जाएं। रीजन ये है, मैं कल ही एक बड़े ऑफिसर का, एक IAS ऑफिसर का इंटरव्यू देख रहा था, और उसमें वो ये कह रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है। उससे पूछा गया कि सर, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड होता है, इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, उसको पढ़ने के लिए कितना समय चाहिए रोज़ाना, अमूमन कितना घंटा पढ़ना चाहिए, 14 घंटा, 15 घंटा, या नीट IIT क्रैक करने के लिए कितना पढ़ना चाहिए। तो बड़ी ही सरल भाषा में जवाब देता है कि यदि आप 10 घंटे पढ़ते हैं और उसके बाद आपका आउटपुट कुछ नहीं है, तो वो 10 घंटे भी बेकार हैं। दूसरी तरफ कोई 2 घंटे पढ़ता है और उसका आउटपुट है, तो 2 घंटे भी काफ़ी है। मतलब ऐसी कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं कि आप जी रोज़ 8 घंटे पढ़ो। वो 8 घंटे आप पढ़ नहीं रहे जी, 8 घंटे आप बैठ रहे हैं, उसमें कोई आगे आप उससे बात भी कर रहे हैं, आपने कभी उस रियल टाइम को काउंट ही नहीं किया। आप पढ़ने के लिए बैठे, पढ़े हुए आपको 20 मिनट हो गए, फिर किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, आप बात कर रहे हैं, फिर कोई घर वाला आ गया, आप उससे बात कर रहे हैं, और फिर 2-3 घंटे ऐसे निकाल दिए, फिर मोबाइल पे कुछ सर्च किए, और आपको लगा कि अरे 3 घंटे हो गए मुझे पढ़ते हुए, जबकि रियल रीडिंग क्या रही, केवल 10 मिनट की। तो पहली बात उसने सटीक कही है, कॉमन पर्सन, कोई भी जो आम आदमी है, सिंगुलर लिखा है इसलिए डजेंट नो हाउ टू रीड बुक्स, उसको पता ही नहीं है कि किताबें पढ़ी कैसी जाए। उसके आगे लिखा है ही रीड्स, वह पढ़ता है, देन ये बुक्स के लिए आया है कि वो किताबों पढ़ता है, ओनली फॉर अम्यूज़मेंट, अम्यूज़मेंट यानी मनोरंजन, केवल किताबों को मनोरंजन के लिए पढ़ता है। यानी सिर्फ ध्यान नहीं देता, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, सिर्फ टाइम पास के लिए वो पढ़ता है। आगे लिखा भी है विदाउट पेइंग अटेंशन, और वो ध्यान नहीं देता है, पढ़ता है केवल मनोरंजन के लिए, ध्यान नहीं देता किस तरफ, टू द मीनिंग, जो कंटेंट वो पढ़ रहा है उसके मीनिंग के ऊपर ध्यान नहीं देता, एंड ब्यूटी, और जो कंटेंट वो पढ़ रहा है उसकी सौंदर्यता पे भी ध्यान नहीं देता, डेट लाई या हिडन, जो पड़ा है या छिपा हुआ है, इन देम यानी बुक्स में। देखिए जी, ये बात तो बहुत शानदार कही है कि आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं, उदाहरण के लिए आप हनुमान चालीसा ही पढ़ रहे हैं यूँ मान लें,
या आप कोई कहानियों की किताब पढ़ रहे हैं, हर बुक में, हर लिटरेचर में, हर साहित्य में एक मीनिंग रहता है और एक उसका सौंदर्यता रहता है। सौंदर्य भाव, आप हिंदी में पढ़े होंगे सौंदर्य भाव, वही सौंदर्य भाव है। यानी साहित्य का हर बिंदु कुछ ना कुछ आपको सिखाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है और शायद यही एक वजह रही है कि जितने भी आप आईआईटी या नीट को छोड़ दें, उसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब में कुछ पार्ट लिटरेचर का रहता है, चाहे वो हिंदी लिटरेचर हो चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो। वो शायद इसीलिए है। और ये भी आप मान लें, मैंने आज तक ऐसा कोई स्टूडेंट देखा नहीं है कि जिसको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और उसने साइंस ले रखी है, मान लो बायोलॉजी ले रखी है, और उसके बायोलॉजी में नहीं आ रहे। बिल्कुल आएंगे, क्योंकि वो तो एक सरल सब्जेक्ट है, उसको समय बहुत कम दे रहा है, फिर भी मार्क्स आ रहे हैं। इसका मतलब उसका आईक्यू और उसका कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा है। वो पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी अंक निकाल देगा। और ऐसा बहुत कम चांस रहता है, आप कभी भी चेक कीजिएगा कि पीसीबी में मार्क्स आ रहे हैं और इंग्लिश में नहीं आ रहे, हो ही नहीं सकता। तो ये क्या कह रहा है कि उसको पढ़ता है लेकिन बिना ध्यान के, वही बात कि मैं 4 घंटे पढ़ा, निकाला कुछ नहीं, तो आपको वो 4 घंटे फिर ख़राब नहीं करने चाहिए, आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए। आगे ये भी लिखा है, he cannot answer questions regarding the book he has just read। ये भी बहुत बड़ी बात लिखी है उन्होंने। क्या लिखा है? he cannot answer questions, कि वह उन प्रश्नों का उत्तर दे ही नहीं सकता रिगार्डिंग जिसका संबंध है द बुक, इस किताब से। ही हैज जस्ट रीड, जस्ट एडवर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की, जो अभी अभी उन्होंने जो भी किताब आपने पढ़ी। तो एक बात बताइए, आपने कोई किताब पढ़ी और आप उसके प्रश्न उत्तर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपने वो पढ़ी नहीं है, आपने सिर्फ उसको फॉर्मली ऐसा ही काम चलाया है बस। यदि आपने पढ़ी है, उदाहरण के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। कल एक स्टूडेंट का कॉल आया, वो अभी 10वीं पास कर गया, तो अभी फ़ोन आया कि सर ये जो ग्रामर के जितने भी एक्सरसाइज हैं वो हम लोग आराम से कर पाते थे, केवल जो नियम जो भी आप बताए वो आपका पढ़ते थे और एक्सरसाइज तुरंत सोल्व हो जाती थी। किसी भी पासबुक की करो, एक्सीलेंट, संजीव, जिसकी भी, यानी कक्षा 10 जो है उसमें ग्रामर है, उसके बाद आप जानते हैं कि 12वीं में कोई ग्रामर नहीं है, वो हर आराम से कर लेते थे। और अभी जैसे ही आगे जो भी पढ़ा और उसकी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, मतलब साफ है कि वो जो पढ़ा है वो आप ग्रैब नहीं कर पाए, मतलब आप उसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाए। तो कहने का मतलब ये है कि यदि कोई विद्यार्थी अटेंशन नहीं दे रहा, मीनिंग नहीं समझ रहा, उसके भाव सौंदर्य को नहीं समझ रहा, तो वो ऐसी किताब जो उसने अभी पढ़ी है, मान लो 5 मिनट पहले पढ़ी है कोई लेसन या कोई किताब, उसके क्वेश्चन आंसर वो दे ही नहीं सकता, किसी भी हाल में नहीं दे सकता। फिर आगे लिखा है इसने, thousands and thousands of books are bought every year। ये भी बहुत शानदार बात लिखी है। कोई 12वीं क्लास का विद्यार्थी है, बायोलॉजी है उसके पास, वो चला गया जी, बीच में सत्र चल रहा है, बीच में एक दिन उसका कोई चक्कर लगा किसी काम के लिए, ऐसे ही गया, जयपुर चला गया, सीकर चला गया, जयपुर सीकर से कोई उसका परिचित आ गया और उसने आके बता दिया कि ये बायोलॉजी किताब बड़ी शानदार है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो तुरंत उसको खरीद लेगा। फिर कोई और मिला, उसने बताया कि ये पढ़ लो आप, केमिस्ट्री में इससे बाहर कुछ नहीं आता, वो उसको खरीद लेगा। ऐसे करके उसने किताबें खरीद ली 4-5, और सभी किताबें उसके बिस्तर के बगल में हैं।
लेकिन पढ़ नहीं पाएगा। तो वो क्या कह रहा है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर बोट एवरी ईयर। हजारों किताबें हर साल खरीदी जाती हैं। लोग खरीदते हैं, लेकिन क्या सबको पढ़ पाते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, केवल खरीदते हैं। दे बाई, ये दे आया लोगों के लिए। दे बाई बुक्स, वो किताबों को खरीदते हैं ओनली फॉर अम्यूज देमसेल्फ, कि अपने आप को अम्यूज, खुश करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, कि हाँ जी मैंने ये कर लिया, वो खरीदते हैं। और टू किल टाइम, और वो समय को किल करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, मारने के लिए, काटने के लिए पढ़ते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ एक क्रिटिक वो होता है जो किसी किताब की अच्छाई और बुराई दोनों बता दे, वो होता है जी क्रिटिक, उसको क्रिटिक कहते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति किसी किताब की अच्छाई और बुराई दोनों बता रहा है, इसका मतलब उसने किताब को बहुत ध्यान से पढ़ा है, उसके मीनिंग को समझा है, उसके भाव सौंदर्य को समझा है, उसके हिडन मीनिंग को जो किताब में था उसको भी समझा है, तभी तो बता रहा है ना। तो वो क्या कह रहा है कि जो एक सामान्य रीडर है, एक कॉमन पर्सन है, सामान्य जो रीडर आप कह सकते हैं, पाठक जो है, वो तो ये काम करता नहीं है। जबकि दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ एक क्रिटिक, एक ऐसा व्यक्ति जो उसकी कमी और अच्छाई दोनों निकाल सकता है, तो वो क्या करता है, ए क्रिटिक रीड्स ए बुक, एक क्रिटिक है, वो किताब को पढ़ता है वेरी केयरफुली। ये बहुत शानदार कही है उसने, वो बहुत सावधानी से उस किताब को पढ़ता है। सावधानी से मतलब मीनिंग लेते हुए। सावधानी का मतलब यहाँ ये है कि बहुत अच्छाई से ध्यानपूर्वक उसको पढ़ता है। आगे लिखा भी है, ही डज नॉट रीड ओनली फॉर अम्यूजमेंट, यानी वो मनोरंजन के लिए किताब को नहीं पढ़ता, उस किताब का अर्थ लेता है वो। और भी लिखा है इसने, लिखा है ही इज़ एबल, और वह योग्य होता है, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए। क्या व्यक्त करने के लिए? एन ओरिजिनल यानी खुद का मूल, ओपिनियन विचार, दृष्टिकोण, रिगार्डिंग के संबंध में, किसके संबंध में? द कंटेंट्स ऑफ ए बुक, यानी उस किताब के जो कंटेंट हैं, उसकी सामग्री है, विषय वस्तु है, उसके संदर्भ में अपना ओपिनियन जारी कर सकता है कि हाँ ये ऐसी किताब है, इसकी ये खास बात है, इसके ये ड्रॉबैक्स हैं यानी कमियां हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ रहा है। हमें ये बातें वो क्यों बता रहा है? देखिए, वो हमें ये इसलिए बता रहा है क्योंकि कक्षा 12th में ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो किताब लिए हुए हैं, किताब पढ़ रहे हैं सिर्फ दिखावे के लिए, या उस प्रेशर के पीछे, उस दबाव के लिए जो घर वालों ने डाल दिया कि भाई आपको 2 घंटे पढ़ना है, और आप 2 घंटे बैठ गए, आउटपुट कुछ नहीं है। तो फिर वो आप समय काट रहे हैं, वो आप टाइम को किल कर रहे हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमें करना क्या है? हमें वो क्रिटिक की तरह उसको पढ़ना है, ताकि उसको पढ़ने के बाद अपना खुद का एक आइडिया रहे। और क्या हो? द हिडन मीनिंग एंड द ब्यूटी, द हिडन मीनिंग एंड द ब्यूटी ऑफ ए बुक अनफोल्ड। देखिए जी, अनफोल्ड का अर्थ होता है खुल जाना, टू हिम, और उसके सामने उस किताब का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि वो आराम से उस किताब को पढ़ता है, उसको ध्यान से पढ़ता है, उसका हिडन मीनिंग ग्रैब करता है। और लास्ट में उसने लिखा है, डज, इस प्रकार ए ग्रेट
जो महान क्रिटिक होता है, एक महान क्रिटिक, समालोचक जिसको आप कह सकते हैं, जो उसकी आलोचना भी कर सके और उसकी अच्छाई भी बता सके। डिफर, ये डिफरेंट इसी से बनता है, डिफर से, वह अलग होता है। फ्रॉम, एक कॉमन, एक सामान्य, यहाँ के प्रश्न भी बनेगा तो ये समरी में भी आपका क्लियर हो गया। एक कॉमन, एक सामान्य पर्सन से, एक सामान्य व्यक्ति से, एंड इज ए बेटर रीडर, ये एक क्रिटिक में विशेष बात होती है। तो आप भी शायद समझ गए होंगे कि अध्ययन इस प्रकार हो, भले वो 2 घंटे का ही रहे 6 घंटे की तुलना में, लेकिन अध्ययन आपका रहे जिसमें आप मीनिंग ले सकें, कुछ प्रमुख बात आप उसकी निकाल सकें, यानी उसका सार आप समझ सकें। पैराग्राफ नंबर 3 में हम देखते हैं, फिर हर ने कहा है, इट इज़ जनरली बिलीव्ड, सामान्यतः से माना जाता है। ये इट डमी सब्जेक्ट है, किसके द्वारा माना जाता है? ये लोगों के लिए आया है कि सामान्यतः लोगों के लिए माना जाता है। डेट की ए गुड बुक ऑफ फिक्शन, फिक्शन का अर्थ है कहानियों की एक अच्छी किताब, फिक्शन कहानियों की एक अच्छी किताब। रोमांस यानी प्रकृति की जो प्रशंसा करते हैं उसके संदर्भ में आया है, जिसमें प्रकृतिवादी कवि रहते हैं, रचनाएं करते हैं। एंड पोइट्री, और जो कविताएं करते हैं वो हैज, और जो पोइट्री हैं हैज़ नो साइंटिफिक बेसिक, कि उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। सामान्यतः लोग ऐसे मानते हैं कि कहानियों का, कविताओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, उनको ऐसे लिखा जाता है, जबकि ये बात सही नहीं है, गलत है, क्योंकि एज साइंटिफिक बुक्स है वो कहना, इट इज जनरली बिलीव्ड, सामान्यतः ये माना जाता है, दैट ए गुड बुक ऑफ फिक्शन, कहानियों की एक अच्छी किताब, पोइट्री की या प्रकृतिवादी पोइट्री की, हैज नो साइंटिफिक बेसिक, कि उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, उनकी रचना ऐसे की जाती है, ऐसा सामान्यतः माना जाता है, यानी लोग ऐसा मानते हैं। जितना कि एज साइंटिफिक बुक्स हैव, भी जितना वैज्ञानिक यानी साइंस की जितनी किताबें हैं उनका जो महत्व है इतना महत्व है, सामान्यतः जो कविताओं या कहानियाँ जो किताबें होती हैं उनका कोई महत्व नहीं है, ऐसा माना जाता है। दो, यद्यपि इट्स वैल्यू, इन किताबों का जो महत्व है, वैल्यू जो है, इज डिफरेंट काइंड, बिल्कुल अलग होता है। सही बात है, कविता का एक अपना महत्व है। भैया आप रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं सुनेंगे, महादेवी वर्मा की कविताएं सुनेंगे, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं देखेंगे तो उनका महत्व अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि उनका कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल महत्व है। ही बिलीव्स, ये ही आया है अपने लेफ्काइडो हर्न जो इस पाठ के लेखक हैं उनके बारे में। ही बिलीव्स, वो मानते हैं, डेट ए गुड बुक ऑफ फिक्शन, की कहानी की एक अच्छी किताब या रोमांस की एक अच्छी किताब या पोइट्री काव्य की एक अच्छी किताब इज ए साइंटिफिक वर्क, वो भी एक वैज्ञानिक कार्य ही होता है। सही बात है, ऐसे कोई कविता थोड़ी ना लिख देगा, लेकिन वो किस विज्ञान पे आधारित होता है देखना। इट हैज़ बीन कंपोज्ड, रचना होता है जी, कंपोज्ड का अर्थ कि इसकी रचना की जाती है अकॉर्डिंग के अनुसार, टू द प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, किसके सिद्धांत, ऑफ द ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ। सही बात है, जीवन का जो विज्ञान है, जीवन जीना कैसे है, जीवन की कला क्या है, जीवन का महत्व क्या है, तो इसका आधार होता है जीवन। और बिल्कुल सही बात है, कविताएं जीवन को अंत तक हिला के रख देती हैं। कुछ रचनाएं, कुछ कहानियां इतनी शानदार और प्रेरणादायक होती है कि आपकी आत्मा को छू जाएंगे उनके शब्द। तो ये कहता है कि उनका आधार क्या होता है, द साइंस ऑफ लाइफ, जीवन का विज्ञान। दीज बुक्स हैव द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, और इन किताबों में किसका ज्ञान होता है, मानव स्वभाव का, ह्यूमन नेचर का क्या होता है, इनमें ज्ञान होता है, ऐसा इसमें कहा गया। चलिए जी, आगे जो 4 नंबर जो पैराग्राफ हम निकाले हैं वो है स्कॉलर। स्कॉलर का अर्थ यहाँ है जी विद्वान। स्कॉलर का अर्थ है विद्वान। एक विद्वान व्यक्ति नेवर रीड्स, कभी नहीं पढ़ता है, किसको, फॉर मेयर अमेजमेंट, मेयर का अर्थ होता है जी महज, और अम्यूजमेंट का अर्थ होता है जी आनंद। ए स्कॉलर
नेवर रीड्स, एक विद्वान कभी नहीं पढ़ता है, फॉर मेयर अम्यूजमेंट, महज मनोरंजन के लिए। हाफ एजुकेटेड पर्सन्स, आधे पढ़े लिखे लोग, रीड्स पढ़ते हैं, फॉर अम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए। यानी विद्वान मनोरंजन के लिए नहीं, ज्ञान के लिए अध्ययन करता है, और हमारे जैसे जो आधे पढ़े लिखे लोग हैं वो मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, समय काटने के लिए पढ़ते हैं। ही इज़ नॉट एबल, वह ये हाफ एजुकेटेड पर्सन के लिए आया, ही इज़ नॉट एबल, वह समर्थ नहीं होता, टू अंडरस्टैंड, समझने में, डीपर, गहरी या गहन, क्वालिटीज, गुण, ऑफ ग्रेट लिटरेचर, महान साहित्य के गुण पढ़ने में वो समर्थ नहीं होता। ए यंग मैन, और किसी भी किशोर को, यानी कि जो आपकी अवस्था का है, आपकी उम्र का है, शुड बी, उसको होना चाहिए, डिसिप्लिन, उसके अंदर एक अनुशासन होना चाहिए, फॉर मीनिंगफुल रीडिंग, माने उसका अध्ययन कैसा रहे, सारमय, उसका क्या निकलना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए, ये उसने कहा है। ही शुड नॉट रीड ए बुक, और एक जवान व्यक्ति को जो क्लास 12th में बैठा है उसको किताब नहीं पढ़नी चाहिए। डेट डज नॉट गिव हिम, ऐसी कोई किताब नहीं पढ़नी चाहिए जो उसे ना दे, सम, कुछ। इंटेलेक्चुअल का अर्थ होता है जी बौद्धिक, बौद्धिक, फूड, यानी यहाँ ज्ञान के संदर्भ में है ये। वैसे तो फूड का अर्थ हम सब जानते हैं भोजन होता है, लेकिन यहाँ ज्ञान है, जो उसको बौद्धिक ज्ञान ना दे, ऐसा कोई अध्ययन, कोई किताब नहीं पढ़नी चाहिए। अपील, और ऐसी किताब पढ़नी चाहिए जो अपील करे, प्रेरित करे, तो इज हायर इमोशंस, यानी उच्च भावनाओं को उसे श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित करे, ऐसी किताबें उन्हें पढ़नी चाहिए, ऐसे टेक्स्ट उनको पढ़ने चाहिए, ये उन्होंने कहा। उसके आगे लिखा है इसने आपके 5 नंबर पैराग्राफ में, द टेस्ट, की जो परीक्षा होती है किसकी, ऑफ ए ग्रेट बुक, ये भी आगे प्रश्न बनेगा कि एक महान किताब के क्या गुण है, उसकी परीक्षा कब होती है। इज डैट, एक महान किताब की परीक्षा कब होती है, इज डैट वी वांट टू रीड इट, हम चाहें उसको पढ़ना, कि एक बार तो उसको पढ़ लिया लेकिन उसको हम पढ़ना चाहें ओनली वंस और मोर देन वंस। सही बात है, बहुत सही बात लिखी उन्होंने। क्या लिखा है कि ये एक महान जो किताब है उसका पता तब चलता है कि क्या आप उसको एक बार पढ़ना चाहते हैं या फिर मोर देन वंस, या बार बार पढ़ना चाहते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, किसी भी महान किताब को आप एक बार नहीं 10 बार पढ़ना चाहेंगे, और ये भी तय है कि हर बार आपको कुछ नया मिलेगा। ये एक महान किताब का गुण है। द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक, एक महान किताब की परीक्षा कब होती है, इज डेट, उस समय होती है, वी वॉन्ट टू रीड इट, जब हम उस किताब को पढ़ना चाहें, ओनली वंस और मोर देन वंस, मानी एक महान किताब वह किताब है जिसको आप एक बार पढ़ते हैं या बार बार पढ़ना चाहते हैं। तो हम सब जानते हैं कि यदि कोई किताब अच्छी है, उसका महत्व ज़्यादा है, रुचिकर है, हमें कुछ ज्ञान की प्राप्ति दे रही है, तो हम उसको बार बार पढ़ना चाहेंगे। एनी रियली ग्रेट बुक, और कोई भी महान किताब जो वास्तव में ही महान है, वी वांट टू रीड, जिसको हम पढ़ना चाहते हैं, द सेकेंड टाइम, दूसरी बार, इवन मोर देन वी वांटेड टू रीड इट द फर्स्ट टाइम, पहली बार जैसे हम उसको पढ़े थे, जो अपने अंदर जो उल्लास था, जो ऊर्जा थी, वो ऊर्जा जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे, वो जिज्ञासा, वो ज्ञान प्राप्ति की आपकी ललक दूसरी बार और ज़्यादा हो जाएगी। और क्या कहा है, एंड द सेकेंड टाइम, और जब आप दूसरी दफ़ा उसको पढ़ेंगे, डेट वी रीड इट, जब हम उसको पढ़ते हैं, वी फाइंड न्यू मीनिंग्स, तो हम पाएंगे नए मीनिंग, हमको और नए मीनिंग मिलेंगे, न्यू ब्यूटी, और भाव सौंदर्य मिलेगा इन इट, उस किताब में। यानी साहित्य की कोई भी किताब, कोई भी रचना जिसको आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको नए मीनिंग मिलेंगे, नए भाव मिलेंगे, यानी वो रचना महान है, वो किताब महान है। उसके आगे कहा है सम क्वालिटीज़ ऑफ ए ग्रेट बुक, ये आगे प्रश्न रहेगा, और इस बार वार्षिक परीक्षा में उठा ये 7 नंबर का प्रश्न, अगली बार छोटे में पूछ सकता है, लेकिन अपने को आना चाहिए। कह रहा है कि एक ग्रेट बुक जो है, एक महान जो किताब है, उसकी कुछ क्वालिटीज़ बताएं, कुछ गुण बताएं। फर्स्ट, सबसे पहले, ए बुक इज़ ग्रेट, एक किताब महान है, इफ़, यदि, इट प्रोवाइड्स, वह उपलब्ध कराती है, सम, कुछ, फूड फॉर इंटेलेक्ट ऑफ द रीडर। देखिए फूड का अर्थ यहाँ खुराक है,
खुराक, वैसे फूड का अर्थ भोजन होता है लेकिन यहाँ खुराक है किसकी, रीडर यानी पाठक की। और यदि पढ़ने वाले को, रीडर पाठक जो पढ़ने वाला है, उसके इंटेलेक्ट को, इंटेलेक्ट होता है जी बौद्धिक, क्या होता है जी बौद्धिक, यानी आपका मस्तिष्क, आपकी सोच वह बौद्धिकता में आती है। यदि उस बौद्धिकता को खुराक मिलती है, पुनर्बलन मिलता है, उसको प्रबलन मिलता है, आपका बौद्धिक ज्ञान बढ़ता है, तो वो किताब अच्छी है, उसको आप क्या कह सकते हैं, ग्रेट कह सकते हैं। एंड अपील्स, और वह किताब आपसे अपील कर रही है, यानी आपको क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है, अग्रसर कर रही है टू हिज हायर इमोशंस, उच्च भावनाओं की तरफ, तो भी वो किताब क्या है, ग्रेट है। 2 नंबर, अनदर क्वालिटी ऑफ बुक, किताब का अन्य गुण क्या है, इज डैट, वो ये है, पीपल वांट टू रीड इट, यदि लोग उसको पढ़ना चाहें अगेन एंड अगेन, बार बार, मानी वही किताब महान है जिसको लोग बार बार पढ़ना चाहें। एक बार, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा और उस किताब को छोड़ दिया। आप ये माने, ये बात तो बिल्कुल सही है कि यदि आप एक किताब को बार बार पढ़ना चाह रहे हैं, मतलब उस किताब का महत्व बहुत ज़्यादा है। फिर 3 नंबर पे लिखा उन्होंने, इन एवरी एडिशनल रीडिंग, जब भी आप, एडिशनल करता है अतिरिक्त, यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे, इट डेवलप्स, वह विकसित करेगी, क्या विकसित करेगी, द रीडर्स इंटरेस्ट, पाठक की रुचि को, इन इट, अपने अंदर, कैसे, बाई अनफोल्डिंग, अनफोल्डिंग का अर्थ है खोल कर, दिखाकर, न्यूअर का अर्थ है नए, मीनिंग्स का अर्थ होता है अर्थ, एंड ब्यूटी, सौंदर्यता, इन इट, यानी हर बार उसको नए मीनिंग और भाव सौंदर्यता का प्राप्ति होगी। वो एक किताब का एक गुण है, एक महान किताब की एक महान विशेषता है। देन, और फिर, ए बुक इज़ ग्रेट, एक किताब तभी महान है, इफ़, यदि, इट स्टैंड्स, वो खड़ी रहती है, द टेस्ट ऑफ टाइम, समय का जो परीक्षा है, हर समय का, यानी समय बदलते रहता है। ये बात सही है कि जो महान किताबें थी, जो महान रचनाएं हैं, वो हर समय में खड़ी रहती हैं। एंड द जजमेंट ऑफ जनरेशन, देखिए जनरेशन, पीढ़ियाँ, जजमेंट का अर्थ है निर्णय, और हर पीढ़ी को, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे वो 2020 हो, चाहे 1920 हो, हर युग में उन किताबों ने अपना क्या छोड़ा है, प्रभाव छोड़ा है, तो वो सारी किताबें क्या हैं, महान है। इट इज़ एडमायर्ड, ये इट बुक के लिए आया है, किताब की प्रशंसा की जाती है। एंड प्रेज्ड, एडमायर्ड एंड प्रेज, यानी उसकी प्रशंसा होगी, काबिल तारीफ होगी उसकी, बाई ऑल द एजिज, यहाँ एजिज का अर्थ है युग, ये एजिज का अर्थ है युग, हर युग में, चाहे कोई भी युग हो, उस किताब की प्रशंसा होगी। यानी एक व्यक्ति के कहने से ना ये किताब बुरी हो सकती है, और ना ही किन्हीं 2 व्यक्ति के कहने से कोई किताब महान नहीं हो सकती। किताब के महान होने का प्रतीक क्या है, कई युगों से उसको पढ़ा जा रहा है, हर पीढ़ी, हर जनरेशन को पसंद है, वो समय के ऊपर खरी उतरती है, और ऐसी किताब क्या होगी, इट बिकम्स नेवर ओल्ड, ऐसी किताब कभी वृद्ध नहीं हो सकती। इट इज़ इमोर्टल, और वह किताब क्या होती है, इमोर्टल होती है, अमर होती है, यानी उसका ज्ञान हमेशा बना रहेगा, कई सदियों तक चलता रहेगा, ये इसके गुण है। अगला जो पैराग्राफ और अपना लास्ट पैराग्राफ है वो इस प्रकार निकाला है, द ऑथर बिलीव्स, जो हर्न है, अपने जो लेखक हैं, उनका, हर्न का ये मानना है, डेट की इन द चॉइस ऑफ आवर रीडिंग, कि जब आप रीडिंग, जब आप कुछ पढ़ने के लिए कुछ चुनते हैं, यदि आप चुनाव करते हैं, तो हमें किसको चुनना चाहिए, वी शुड बी गाइडेड, उस समय पैसिव लिखा गया, ध्यान से देखना, हमें गाइड किया जाना चाहिए, किसके द्वारा, बाय द फैक्ट, इस बात से, डैट वी रीड ओनली द बुक्स, कि हम उन्हीं किताबों को पढ़ें, डेट वी वॉन्ट टू रीड मोर देन वंस, जिनको हम एक से ज़्यादा बार पढ़ना चाहें। सही बात है, यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उस समय आपकी रुचि भी इस प्रकार रहे कि आप उसको एक बार नहीं, बार बार पढ़ना चाह रहे हैं। आप यूँ समझ लें कि आप हृदय की संरचना समझ रहे हैं, तो आपकी जिज्ञासा इस प्रकार रहे कि आप उसको डीपली पूरा सब कुछ समझ लें, रक्त संचरण की विधि समझ रहे हैं, आप सारी चीज़ उसको इतने डीपली समझें कि वो आपको लगे कि हाँ आप सीखना चाह रहे हैं, तभी आप उसको पढ़ें, अन्यथा आपको आवश्यकता नहीं है पढ़ने की। ग्रेट बुक ग्रो, महान जो किताबें हैं बढ़ती हैं, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष, कि जितनी भी जो महान किताबें हैं वो प्रत्यक्ष रूप से बढ़ती हैं, किसके, कोरिलेटिव टू आवर एज एंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, कि जीवन का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस अनुभव, और हमारी जो उम्र है उससे उनका सीधा, कोरिलेटिव का अर्थ होता है सीधा संबंध रहता है। महान किताबों का सीधा संबंध
किसके साथ रहता है? हमारी आयु और जीवन के अनुभव से उनका प्रत्यक्ष संबंध रहता है, कोरिलेटिव रहता है, कोरिलेटिव संबंध होता है किनका? महान किताबों का। यानी आपके जीवन को और आपके अनुभव को जो छुए वही महान किताब साहित्य के संदर्भ में। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, द बुक एक ऐसी किताब डेट डिलाइटेड अस, जो हमें डिलाइटेड करे, प्रफुल्लित करे, रोमांचित करे, हमें उत्तेजित करे। मच मोर एट 25, जब आप 25 के हैं उस समय आपको यदि कोई किताब अच्छी लगती है, एंड इट विल बी प्रूव लाइक ए न्यू बुक, तो वही यदि वो किताब महान है, यदि अच्छी है, तो वो आपको साबित होगी क्या? एक नई किताब के समान। कब? टू अस, हमारे लिए, एट 30 ईयर्स ऑफ एज, जब आपकी उम्र 30 वर्ष है उस समय वो आपको किताब अच्छी लगेगी। एट 40 और 40 में वी शैल री रीड इट, हम उस किताब को दोबारा पढ़ेंगे। वंडरिंग, और विचार करेंगे, वाई वी नेवर शो हाउ ब्यूटीफुल इट वॉज बिफोर, कि ये किताब इतनी सुंदर पहले कैसे थी, हम कभी देख क्यों नहीं पाए कि किताब इतनी शानदार थी, इतना ज़्यादा सिखा रही थी, ये बात हम पहले क्यों नहीं सीखे। ये बात बिल्कुल सही है कि जब समय गुजर जाता है तो आपको लगता है, अभी आपको कहूँ कि 10th की विज्ञान किताब आपको बिल्कुल सर लगेगी क्योंकि अब वो निकल गया समय है। तो ये वही कहना चाह रहा है कि वह किताब जो आप 25 की उम्र में पढ़ते हैं वो 30 में भी आपको अच्छी लगनी चाहिए, 40 में आप उसको दोबारा पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि किताब कितनी शानदार थी। और क्या कह रहे हैं? एट 50 और 60 ईयर्स ऑफ एज, जब आप 50-60 वर्ष के हो जाएंगे, द सेम फैक्ट्स, वही तथ्य, विल रिपीट देमसेल्फ, अपने आप को दोहराएंगे, मतलब किताब फिर भी आपको अच्छी लगेगी। ए ग्रेट बुक ग्रोज, एक महान किताब भी वैसे ही बढ़ती है, एग्जैक्टली ठीक वैसे ही, इन प्रोपोर्शन, इस प्रोपोर्शन का अर्थ होता है आनुपातिक, अनुपातिक मतलब अनुपात के रूप में, टू द ग्रोथ ऑफ रीडर्स माइंड, रीडर पाठक होता है जी, रीडर पाठक होता है, माइंड मस्तिष्क, जैसे जैसे पाठक का दिमाग बढ़ता है उसी अनुपात में किताब का महत्व बढ़ता है, माइंड मस्तिष्क। एट 18 की उम्र में, इफ इट इज़ ए गुड बुक विल, यदि एक महान किताब है तो, इसका अर्थ है यदि एक महान किताब है तो उस किताब का महत्व भी पाठक का जो मन है उसके अनुपात में बढ़ेगा। यानी सारांश पूरे पाठ का यदि निकालूं, ये तो मैंने एक एक लाइन का सारांश निकाला है, 2 ही पेज की ये पूरी पाठ है, फिर भी इसके करीबन 5-6 पेज मैंने बनाए हैं, वो भी समरी में, आप समझ सकते हैं, मतलब कोई बिंदु कोई फैक्ट मैंने छोड़ा नहीं है। आप यूँ समझे कि किताब, ग्रेट किताब वही है, एक ग्रेट बुक वही है जो कभी वृद्ध ना हो, जो इमोर्टल रहे। दूसरी बात, जो आपको इंटेलेक्चुअल यानी आपको बौद्धिक ज्ञान दे, वही महान किताब है। एक महान किताब वही है जिसको आप 25, 30, 40, 50, 60, 70, इवन दो आप 80 के हो जाए तब भी आप उसको पढ़ना चाहे। जो आपका जैसे जैसे सोच बढ़े, आपकी दिमाग बढ़े, उस किताब का महत्व ही बढ़ता जाए। तो यहाँ प्रमुख बात उसने शुरुआत में ही कह दी थी, वो ये है कि आपको कोई भी किताब क्या नहीं पढ़नी चाहिए, आपको कोई भी किताब अम्यूज़मेंट, मनोरंजन के लिए नहीं पढ़नी चाहिए, आपको पढ़नी चाहिए मीनिंग के लिए, आपको पढ़नी चाहिए उसका भाव सौंदर्य देखने के लिए, आपको पढ़नी चाहिए उसके हिडन मीनिंग्स जो किताब के अंदर रखने उनके लिए। आप टाइम पास के लिए किताब ना पढ़ें, सिर्फ टाइम पास के लिए यदि आप किताब पढ़ते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। ये इस पाठ की समरी हमने पूरी कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको लाइन टू लाइन हमें देखेंगे।